नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीलेश सर। माँ अंजनी कंपटीशन क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज से माँ अंजनी कंपटीशन क्लासेस में मेरे द्वारा कंपटीशन सामान्य हिंदी की क्लास ली जाएगी। और पहले से जो क्लास अभी चल रही थी हमारे सर अंकित सर के द्वारा, तो मैथ की क्लास पहले भी जारी थी और जारी रहेगी। तो इसके अलावा अब हमारी क्लासेस में, कंपटीशन क्लासेस में हिंदी, इंग्लिश, पर्यावरण और संस्कृत भी क्लास शुरू की जा रही है। तो आप सभी से निवेदन है कि बहुत ही ईमानदारी के साथ आपको यहाँ पर सभी सुविधाएं दी जाएंगी। और आप सभी से भी अनुरोध है कि आप भी पूरी ईमानदारी से अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए हमारी माँ अंजनी कंपटीशन क्लासेस से जुड़े रहेंगे और हमारे चैनल को आगे सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे और लाइक करेंगे। आज मेरे द्वारा जो क्लास शुरुआत हो रही है वो है भाषा। पहला अध्याय है भाषा। भाषा में भाषा और व्याकरण का परिचय जानते हैं। भाषा और व्याकरण, जैसा कि मेरे प्यारे साथियों एवं दोस्तों, आप सामान्यतः जनजीवन में जो हम अपने मन के विचारों को और अपने मन की भावनाओं को दूसरों को व्यक्त करते हैं और बताते हैं और कहते हैं, तो भाषा का ही उपयोग करते हैं। और जो भी विचार है हमारे, तो हम भाषा के रूप में ही व्यक्त करते हैं। और एक व्यक्ति अपने विचारों को रखता है, दूसरा व्यक्ति विचारों को समझता है। तो पहला, भाषा और व्याकरण का परिचय। अब चर्चा करते हैं भाषा। भाषा क्या है? भाषा जो हम जन्म से अपने परिवार में, अपने मित्रों और साथियों और साथ में पढ़ने वाले छात्रों के साथ, अपने मित्रों के साथ बातचीत करते हैं, उसी को भाषा कहते हैं। भाषा की यदि परिभाषा देखी जाए तो भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु से बना है। किससे बना है? संस्कृत की भाष धातु से, जिसका अर्थ होता है बोलना, अर्थात अपने विचारों को व्यक्त करना, बोलकर व्यक्त करना, कहकर व्यक्त करना। मनुष्य जिन ध्वनियों को बोलकर अपनी बात कहता है उसे भाषा कहते हैं। जब मनुष्य अपने मन के जो विचार आते हैं अपने मन में, हमारे मन में, आपके मन में, तो उसको भाषा कहते हैं। भाषा अर्थात भाष धातु से मिलकर बना है। भाष धातु का अर्थ होता है बोलना या कहना, अपने मन के विचारों को बोलकर या कहकर व्यक्त करना और दूसरे व्यक्ति को समझाना, इसी को भाषा कहते हैं। अर्थात कहा जाए तो अपने मन के भाव और विचारों को बोलकर, लिखकर या पढ़कर व्यक्त करना ही भाषा कहलाती है। जो हमारे मन में विचार आते हैं उनको बोलकर, कहकर और पढ़कर जब हम व्यक्त करते हैं तो उसी को भाषा कहते हैं। अब बात करते हैं भाषा के प्रकार। भाषा के प्रकार, कितने प्रकार की भाषा होती है, तो इसके बारे में जानते हैं। भाषा के प्रकार या 3 प्रकार के होते हैं। भाषा 3 प्रकार की होती है। भाषा कितने प्रकार की होती है? सामान्यतः 3 प्रकार की होती है, लेकिन सांकेतिक भाषा को
व्याकरण में नहीं पढ़ा जाता है। मुख्य रूप से यदि आपसे प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न किया जाए कि भाषा कितने प्रकार की होती है, तो हमें उत्तर देना है 2 प्रकार की। मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है, पहली मौखिक, दूसरी लिखित भाषा। तो आइए हम इनकी व्याख्या समझते हैं। अब चर्चा करते हैं। पहली है मौखिक भाषा। भाषा का वह रूप जिसमें एक व्यक्ति बोलकर विचार प्रकट करता है और दूसरा व्यक्ति सुनकर उसे समझता है, उसे मौखिक भाषा कहते हैं या कहलाती है। उदाहरण टेलीफोन, दूरदर्शन, भाषण देना, वार्तालाप, नाटक, रेडियो। तो सरल शब्दों में कहा जाए तो मौखिक भाषा जो हम अभी जनजीवन में सामान्य रूप से उपयोग करते हैं भाषा का, स्कूलों में भी, और जैसे कि मैं अपने भाव और मन के विचारों को अभी व्यक्त करके ही तो आपको समझा रहा हूं, तो यही मौखिक भाषा होती है। जैसे मेरे द्वारा अपने भाव विचार व्यक्त किए जा रहे हैं और आपके द्वारा समझे जा रहे हैं, इसी को तो मौखिक भाषा कहते हैं। मौखिक भाषा जैसे कि जीवंत उदाहरण है टेलीफोन। जैसे हम और आप किसी से टेलीफोन पर बात करते हैं, और तो ये भी मौखिक भाषा का उदाहरण है। दूरदर्शन पर एक व्यक्ति अपने मन के भाव एवं विचारों को व्यक्त करता है बोलकर और कहकर, और दूसरे व्यक्ति हम या आप उन विचारों को समझते हैं, उन विचारों को समझते हैं। फिर है भाषण। जैसे कोई भी नेता और अभिनेता मंच पर प्रस्तुति करते हैं, भाषण देते हैं, तो उसमें एक व्यक्ति बोलता है और दूसरा व्यक्ति उसको समझता है, वो भी ओनली ध्वनि के माध्यम से, बोलकर या कहकर। वार्तालाप करना, नाटक, रेडियो आदि, ये सभी क्या है हमारे मौखिक भाषा के उदाहरण। नोट, यह भाषा का प्राचीनतम रूप है। मनुष्य ने पहले बोलना सीखा, इसका रूप प्रयोग व्यापक स्तर पर होता है। इस रूप का प्रयोग व्यापक स्तर पर होता है। सबसे पहले हम हों या आप हों या सामान्य जनजीवन में सभी लोग, सबसे पहले यदि हमने सीखा है तो वो क्या सीखा है? बोलना, अर्थात मौखिक भाषा सीखी है। और मौखिक भाषा में पहले के जमाने में ऋषि मुनियों के समय जो भी भाषा उनके द्वारा कही जाती थी और जो भी ज्ञान दिया जाता था अपने छात्रों को, पहले गुरुकुल हुआ करते थे। हमारे जो ऋषि मुनियों के समय पर पहले गुरुकुल हुआ करते थे, तो गुरुकुल में कोई लिखने का साधन तो था नहीं, तो पहले एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में बोलकर अपने ज्ञान को संप्रेषित किया जाता था। अर्थात एक पीढ़ी बोलकर और कहकर दूसरी पीढ़ी को ज्ञान देती थी और समझाती थी, और इसके बाद दूसरी पीढ़ी तीसरी पीढ़ी को समझाती थी, वो भी किस रूप में? मौखिक रूप में। इसी को हम मौखिक भाषा कहते हैं। आइए आगे देखते हैं। मौखिक भाषा की कुछ विशेषताएं भी हैं। यह भाषा का अस्थायी रूप होता है। यह भाषा का अस्थायी रूप होता है, उच्चारित होने के साथ ही समाप्त हो जाती है। वक्ता और श्रोता एक दूसरे के सामने हो, प्रायः तभी मौखिक भाषा का प्रयोग किया जा सकता है। विभिन्न ध्वनियों के संयोग से शब्द बनते हैं।
जिनका प्रयोग वाक्य में वार्तालाप में किया जाता है। यह भाषा का मूल या प्रधान रूप है। यह क्या है? मौखिक भाषा है, भाषा का मूल या प्रधान रूप है। सबसे पहले जो भाषा थी वो थी हमारी मौखिक भाषा। इसका जो आधारभूत इकाई होती है वो होती है ध्वनि। ध्वनियों को सुनना और समझना मौखिक भाषा के अंतर्गत ही आता है। अब इसके बाद आइए मेरे प्यारे साथियों, अगली जो भाषा थी, भाषा का प्रकार, वह लिखित भाषा, अर्थात लिखकर अपने मन के भाव और विचारों को व्यक्त करना, लिखित भाषा। देखिए परिभाषा देखेंगे, भाषा का वह रूप जिसमें एक व्यक्ति अपने मन के भावों को लिखकर प्रकट करता है और दूसरा व्यक्ति पढ़कर उसकी बात समझता है, यही लिखित भाषा कहलाती है। दूसरे शब्दों में कहा जाए, जिन अक्षरों या चिन्हों की सहायता से हम अपने मन के विचारों को लिखकर प्रकट करते हैं उसे लिखित भाषा कहते हैं। अर्थात जो अपने मन के विचार हैं उनको लिखकर प्रकट करते हैं। उदाहरण में देखा जाए, जैसे हमारे सामान्य जनजीवन में हम सभी लोग उपयोग भी करते हैं पत्र पत्रिकाओं का, समाचार पत्रों का और कहानी। ये सभी क्या है? लिखित भाषा में है। लिखित भाषा में अपने जो विचार होते हैं उनको मुख्य रूप से लिखित भाषा में व्यक्त करते हैं। अब नोट में समझा जाए, अतः जहां मौखिक भाषा की आधारभूत इकाई क्या थी? ध्वनि। मौखिक भाषा में मुख्य रूप से जो हम आधारभूत इकाई कहेंगे तो ध्वनि को कहेंगे, क्योंकि मौखिक भाषा में ध्वनियों को सुनना पड़ता है और अपने विचारों को ध्वनि के रूप में बहुत ही महत्वपूर्ण ध्यान से सुनना होता है। मौखिक भाषा की जो इकाई होती है वो होती है ध्वनि। लेकिन लिखित भाषा में कहा जाए तो लिखित भाषा की मूलभूत इकाई अर्थात आधारभूत इकाई किसे कहेंगे? वर्ण को। तो लिखित भाषा की आधारभूत इकाई वर्ण कहलाती है। अब चर्चा करेंगे लिखित भाषा की कुछ विशेषताओं के बारे में। पहली विशेषता क्या है? यह भाषा का स्थायी रूप है। इस रूप में अपने भावों को, अपने मन के भावों को और विचारों को अनंत काल तक के लिए सुरक्षित रख सकते हैं। यह रूप अपेक्षा नहीं करता है कि वक्ता और श्रोता आमने सामने हो, क्योंकि मौखिक भाषा में वक्ता और श्रोता आमने सामने होना चाहिए, लेकिन इसमें ऐसा कोई आवश्यकता नहीं रहती है। इस रूप की आधारभूत इकाई वर्ण होती है जो उच्चारित ध्वनियों को अभिव्यक्त करते हैं। लिखित भाषा में कहा जाए तो अपने जो मन के भाव और विचार हैं उनको वर्ण के रूप में व्यक्त किया जाता है। यह भाषा का गौण रूप है, व्यापक रूप है। तो सरल शब्दों में आपको यदि मैं कहूं तो लिखित भाषा अपने मन के भाव और विचारों को लिखकर व्यक्त करना ही लिखित भाषा है। अब इसमें जो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं, लिखित भाषा क्या होती है? स्थायी रूप होता है यह भाषा का। कौन सा रूप होता है? स्थायी रूप। इसमें जैसे कि आपको अपने जो मन के भाव और विचार हैं उनको लिखकर अनंत काल तक सुरक्षित रख सकते हैं। इसका उदाहरण यदि आपको
बताएं तो आप लोग जानते होंगे, जैसे हमारे वेद है, गीता है और रामायण है। तो ये हजारों सालों से हमारे बीच में ज्ञान का माध्यम है और ये सभी क्या है, लिखित रूप में है। तो ये सभी हम पहले से उदाहरण है हमें, जो हमारे बीच में अभी हम अध्ययन भी करते हैं। तो महाभारत, गीता, वेद, पुराण, ये सभी क्या है, लिखित भाषा के उदाहरण है। जैसे पृथ्वीराज रासो है और आलाखंड है और लिखित भाषा की जो मुख्य इकाई होती है वो वर्ण होती है। आइए आगे देखेंगे। आगे है हमारी सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा अर्थात संकेतों द्वारा अपने मन के भावों को बताना और दूसरे व्यक्ति संकेतों के द्वारा उसको समझते हैं, तो इसको सांकेतिक भाषा कहते हैं। आइए इसकी परिभाषा देखते हैं। सांकेतिक भाषा जिन संकेतों के द्वारा बच्चे या गूंगे अपने बात को दूसरों को समझाते हैं, सांकेतिक भाषा कहलाती है। दूसरे शब्दों में, जब संकेतों द्वारा बात समझाई जाती है वह सांकेतिक भाषा कहलाती है। इन संकेतों के द्वारा जैसे बच्चे हैं और गूंगे व्यक्ति अपने संकेतों के द्वारा ही तो वो अपने माता पिता को अपनी भाषा समझाते हैं कि हमें पानी चाहिए या भूख लगी है तो खाना चाहिए। तो ये क्या है, संकेतों वाली भाषा। अर्थात जब गूंगे व्यक्ति और बच्चे अपनी भाषा को संकेतों के माध्यम से दूसरे व्यक्ति को समझाते हैं, इसी को सांकेतिक भाषा कहते हैं। अर्थात जब संकेतों द्वारा अपनी बात को समझाया जाए और संकेतों के माध्यम से दूसरा व्यक्ति उसको समझ सके, इसी को सांकेतिक भाषा कहते हैं। अब उदाहरण देखा जाए तो आप सभी ने देखा होगा कि जो चौराहे होते हैं, यातायात के जो ट्रैफिक ऑफिसर होते हैं, ट्रैफिक पुलिस, वो क्या करते हैं, अपने भाषा को संकेतों द्वारा ही तो समझाते हैं। जैसे वो ऐसे इशारा करते हैं, इधर ऐसे मुंह से नहीं बोलते हैं, ओनली संकेत करते हैं, तो वो सांकेतिक भाषा होती है। जैसे चौराहे पर खड़ा यातायात नियंत्रित करता सिपाही, चौराहे पर जो सिपाही खड़ा रहता है वो संकेतों के द्वारा पूरे ट्रैफिक को नियंत्रित करता है। तो क्या है, सांकेतिक भाषा। इसके बाद देखें तो मूक एवं बधिर व्यक्तियों का वार्तालाप। जो व्यक्ति देख नहीं पाते हैं या बोल नहीं पाते हैं तो वो अपनी भाषा और अपना जो संवाद करते हैं एक दूसरे से, या हमें संकेतों के द्वारा हमें और आपको और अपने परिवार को या अपने स्कूल में संकेतों के माध्यम से उनकी शिक्षा कराई जाती है और संकेतों के माध्यम से ही वो अपनी शिक्षा ग्रहण करते हैं और अपनी बातों को दूसरों के सामने व्यक्त करते हैं, संकेतों के माध्यम से समझाते हैं और संकेतों के माध्यम से ही हम समझते हैं। इसी को सांकेतिक भाषा कहते हैं। नोट, इसका अध्ययन व्याकरण में नहीं किया जाता है। देखिए जैसे भाषा के बारे में हमने अभी पढ़ा है, तो आपको बताना चाहेंगे कि यदि प्रतियोगी परीक्षाओं में हमसे प्रश्न किया जाता है कि मुख्य रूप से भाषाएं कितने प्रकार की होती है भाषा, तो हमें आंसर में 2 प्रकार की भाषा होती है, लिखित और मौखिक भाषा। इसमें सांकेतिक भाषा को नहीं पढ़ा जाता है व्याकरण में। अब मेरे प्यारे साथियों एवं मित्रों, जो मेरे द्वारा आज आपको समझाया गया है, भाषा से संबंधित जानकारी दी गई है, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। जैसे MP टेट हुआ, C टेट हुआ, UP टेट हुआ, तो इसके लिए सामान्य हिंदी बहुत ही
महत्वपूर्ण होती है। तो हमारे द्वारा एक कोशिश की गई है, तो जो भाषा के बारे में समझाया गया है उसी से संबंधित कुछ प्रश्न तैयार किए गए हैं, जो कि आपका गृह कार्य होगा। आपको अपने कमेंट में आपको आंसर देना है। कल अगली क्लास में आपको इसका आंसर बताना है। जैसे पहला प्रश्न है, भाषा के कितने रूप होते हैं? 2, 3, 4 या 5? अगला प्रश्न है, मौखिक भाषा की आधारभूत इकाई कहते हैं, किसे कहते हैं आपको बताना है। शब्द, ध्वनि, वर्ण या इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट प्रश्न है, मौखिक भाषा का एक उदाहरण है। पत्रिका, कहानी, पत्र या रेडियो। अगला प्रश्न है, लिखित भाषा का एक उदाहरण है। पहला है भाषण, वार्तालाप, टेलीविजन, समाचार पत्र। अगला प्रश्न देखेंगे, लिखित भाषा की आधारभूत इकाई है। पहली ध्वनि, दूसरा वर्ण, शब्द या पत्रिका। तो ये सभी को आपको कमेंट में आंसर देना है, जो कि कल जो क्लास ली जाएगी उसमें आप सभी को इसका आंसर देना है। और मैं आशा करता हूं कि आज मेरे द्वारा जो कोशिश की गई है, समझाया गया है, वो आप सभी को बहुत ही पसंद आया होगा और इससे भी और अच्छा करने की मेरे द्वारा कोशिश की जाएगी। और आप सभी से मैं आशा रखता हूं कि ऐसे ही आप सभी मेरी क्लास को और मां अंजनी कंपटीशन क्लासेस को लाइक करते रहेंगे और हमारी क्लास को देखते रहेंगे और अपने भविष्य में प्रतियोगी परीक्षाओं में आप बहुत ही अच्छा कर पाएंगे, ऐसी उम्मीद के साथ आज मेरे द्वारा जो हिंदी की क्लास थी वो समाप्त की जाती है। और नमस्कार, जय हिंद।